हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो एज़ यूजुअल जो इन्वायरमेंट का हम लोग जो कोर्स कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, और सबसे पहले इसमें आती है यूनाइटेड नेशन जो है इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसको हम यूएनईपी बोलते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स में आपने देखा होगा यूएनईपी की रिपोर्ट आई है, फलाना यूएनईपी का काम हुआ है, तो ये पढ़ेगी। ये एक लीडिंग ग्लोबल जो है अथॉरिटी है, ये जो बहुत सारे इन्वायरमेंट इश्यूज़ पे काम करती है। एस्टैब्लिश कब हुई थी, इसका ये कब बनी है? 1972 में। यूएनईपी जो है वो क्या काम करती है? वो इनकरेज करती है कि किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। सस्टेनेबल मतलब विच कैन ये सस्टेन इवन टुडे एंड इन द फ्यूचर, मतलब वो काम जो हमने फ्यूचर जनरेशन्स को ध्यान में रख के करना है। ठीक है, थ्रू साउंड इन्वायरमेंट प्रैक्टिसेस ग्लोबली, कि ठीक है डेवलपमेंट करनी है, डेवलपमेंट जो है वो करनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी ध्यान रखना है कि इसका एडवर्स इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे ना हो या कम से कम हो। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नायरोबी में, कीनिया में। ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना। इसके की फंक्शन क्या है? पॉलिसी गाइडलाइंस, मतलब कि यूएनईपी जो है वो लीडरशिप प्रोवाइड करती है, इनकरेज करती है जो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, कैसे हम लोग जो है अपने इन्वायरमेंट को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट जो है ग्लोबल लेवल पे पॉलिसीज़ इनिशिएट करती है कि ये काम करो, ऐसे करो, ये चीज़ होनी चाहिए, थ्रू वेरियस मैंडेट, वेरियस रूल्स, वेरियस पॉलिसीज़। मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट, ये ट्रैक करती है बहुत सारी इन्वायरमेंटल चेंजेस और ट्रेंड्स और रिपोर्ट्स ऑन देयर इम्प्लीकेशंस। जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल कुछ भी हो रहा है वर्ल्ड में, ठीक है, फॉसिल फ्यूल ही हो रहा है, बर्न हो रहा है, तो देखिए बताएगी क्या इसके इम्पैक्ट है, इससे क्या चेंजेस आई हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस क्या हुए हैं, रिपोर्ट्स प्रोवाइड करेगी। ठीक है, वेरियस इम्पैक्ट जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसके उसमें कितना स्पीड से हो रहा है, किस किस वजह से हो रहा है, कैसे, क्या इसके नुकसान हैं। तो इस तरीके से मॉनिटरिंग करती है, असेस करती है डिफरेंट चीज़ें ना। टेक्निकल असेसमेंट मतलब यूएनईपी जो है ना, यहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट वर्किंग यूएनईपी के अंडर, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, तो वो कंट्रीज़ को हेल्प करती है। अगर कोई कंट्री जो है लैग करे, फॉर एग्जाम्पल कोई डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ठीक है, वो कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट कर रही है, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो वो बताएगी कि इसके इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस ये हैं, इसको कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट के साथ साथ हम इन्वायरमेंट को कैसे मैनेज करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग। देखो ये हेल्प करती है किसको? नेशंस को, मुल्कों को, कंट्रीज़ को। किसके लिए? स्ट्रेंथन करने के लिए, उनकी एबिलिटी, वो कैसे चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई आइलैंड है, वो सी वाटर जब राइज हुआ है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, उससे कैसे टैकल करना है उस आइलैंड को? वो डूबता जा रहा है, सबमर्ज हो रहा है, तो इन इश्यूज से कैसे टैकल करना है, डिस्प्लेसमेंट से कैसे टैकल करना है। ठीक है, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करेगी, मतलब उनको जो है प्रॉपर गाइडलाइंस देगी। ठीक है, प्रॉपर गाइड करेगी। अगर फ्लडिंग हो रही है तो क्या करना है, ड्रॉट्स आ रहे हैं तो उससे उन चैलेंजेस से कैसे मिटिगेट करना है। तो कैपेसिटी बिल्ड करने में लोगों को मदद करे, फंडिंग करते, पैसा, ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड करती है। एडवोकेसी एंड अवेयरनेस, देखो यूएनईपी प्रमोट करता है इन्वायरमेंट अवेयरनेस, कि किस तरीके से तुमने इन्वायरमेंट को बचाना है। कैंपेन करती है, एजुकेशन इनिशिएटिव से, जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे है, लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये था। इसकी एक असेंबली है, देखो यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है वो यूएनईपी के अंदर, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट जो है डिसीजन मेकिंग बॉडी है इन्वायरमेंट के मैटर्स पे बात करने के लिए। 2012 में एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, फॉलोइंग दी जो यूएन का, जो यूनाइटेड नेशन का जो अर्थ समिट होता है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो 20, 20 साल बाद उसके पूरे होने पे यूएनईए जो है ना, यूनाइटेड नेशन जो इन्वायरमेंटल असेंबली है, वो जितना भी काम काज है यूएनईपी का वो देखती है। और ये बहुत ज़रूरी है ग्लोबल इन्वायरमेंट एजेंडाज, बहुत सारे ग्लोबल के इस साल हमने क्या करना है, हमने कितना एमिशन कम करना है, कैसे हमने टैकल करने ड्रॉट्स, कैसे हमने साइक्लोन्स, कैसे क्लाइमेट चेंज को हमने टैकल करना है, एक्सेसिव रेन्स, बहुत सारे होते हैं ना नेचुरल एंड मेड डिजास्टर। तो इन्वायरमेंटल रिलेटेड बहुत सारी इश्यूज़ और एजेंडा सेट करती है कि हमने इसमें काम करना है। 193 ओपन टू ऑल है, जितने भी यूएन मेंबर स्टेट है ना 193, उन सबके लिए ये ओपन है। कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, एनजीओज, प्राइवेट जो से सेक्टर रिप्रेजेंटेटिव्स, स्टेक होल्डर्स, वो सब इसके मेंबरशिप में आते हैं। मैंडेट क्या है? कि डेवलप करना है इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी ऑफ फ्रेमवर्क, जो पूरी दुनिया में लागू हो सके, वैसी कोई पॉलिसीज।
गाइडलाइंस और डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं यूएनईपी को, प्रमोट करता है ग्लोबल कोऑपरेशन इन्वायरमेंटल इश्यूज पे। क्या प्रमोट करता है कि सारे मिलके, पूरा ग्लोब, पूरी दुनिया मिलके काम करे। मीटिंग, देखो हर 2 साल में, एवरी 2 ईयर्स में जो है मीटिंग होती है एट यूएनईपी हेडक्वार्टर। कहाँ पे? नायरोबी, कीनिया में। डिसीजन और रेजोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट होते हैं, जो यूएन है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, बट उनका पॉलिटिकल वेट जो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब लीगली, मतलब आप उसको ज़बरदस्ती आप उस पर बाइंडिंग नहीं कि करना ही होगा, नहीं। लेकिन नहीं करोगे तो पॉलिटिकली कंट्री में तो होगा ना कि लोग बोलेंगे ठीक है, नरेंद्र मोदी गए और इन्होंने इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो है दुनिया में जो है 200 कंट्रियों ने, 150 कंट्रियों ने जो है ये अडॉप्ट किया, लेकिन इसने नहीं किया। ठीक है, तो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस कंट्री के अंदर तो होंगे, इंटरनली तो होंगे ना, और इंटरनेशनल लेवल पे भी होंगे कि वाई इंडिया हैज़ नॉट अडॉप्टेड दिस। बैकलैश भी आएगा कि हम इन्वायरमेंटल के लिए कुछ नहीं कर रहे, जबकि इन्वायरमेंट तो सबका है। ये तरीके की फंक्शन मैंने बताया, एजेंडा सेटिंग, पॉलिसी डेवलपमेंट है, ये सब कुछ है, मॉनिटरिंग और रिव्यूइंग है जो हमने ऊपर पढ़ा। अब रिसेंट जो यूएनईए के सेशन देखो 2021-22 में जो है ये 5वां सेशन हुआ था असेंबली का, जिसने स्ट्रेंथनिंग द एक्शन फॉर नेचर और अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके लिए ये थीम था उसका, स्ट्रेंथनिंग एक्शन फॉर नेचर एंड टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये 2021-22 की थीम थी, थीम याद रखना। फोकस हमारा बायोडाइवर्सिटी पे था, इकोसिस्टम कैसे हमने रिस्टोर करना है, सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट कि रिसोर्सेज को उस हिसाब से यूज़ करना है ताकि ये रिसोर्स हम आज ही सारे एग्जॉस्ट ना कर दें, कल की जनरेशन के लिए भी रहने चाहिए, उस तरीके से हमने प्रॉपर मैनेजमेंट करनी है। अडॉप्टेड ए लैंडमार्क रेजोल्यूशन, जिससे क्या हुआ, निगोसिएशन शुरू हुई ग्लोबल ट्रीटी कि हम लोग कैसे प्लास्टिक का पोल्यूशन ख़त्म कर सकते हैं हमेशा के लिए, इसकी निगोसिएशन स्टार्ट हो गई थी कि एक ग्लोबल ट्रीटी होनी चाहिए जिससे हम जो है सारे मिलकर, क्योंकि प्लास्टिक इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन टुडेज़ वर्ल्ड, तो हम कैसे इसको मिलकर सारे ख़त्म कर सकते हैं। फिर यूएनईपी 4 जो 2019 में हुई थी, उसमें था कि उसकी थीम थी इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर इन्वायरमेंट चैलेंजेस एंड सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। एड्रेस कर रहे थे सस्टेनेबल जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं और इनोवेशन, जो किस तरीके से हम जो इन्वायरमेंटल लगातार डिग्रेड हो रहा है, लगातार ख़राब हो रहा है, उसको कैसे हम जो है टैकल कर सकते हैं। यूएनईपी और ग्लोबल मैनेजमेंट, देखो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है ना, उसने बहुत सारे सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए, बहुत इंपॉर्टेंट लिए, जिससे हम लोग जो है प्रमोट कर रहे हैं क्या, एक सही सस्टेनेबल वे में नाइट्रोजन का मैनेजमेंट, नाइट्रोजन गैस जो एक ग्लोबल इन्वायरमेंट गोल का पार्ट है। ये एफर्ट्स जो है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनके साथ अलाइन है, उनके साथ उसी रास्ते पे है। पर्टिकुलरली क्लाइमेट एक्शंस या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वाटर क्वालिटी, बायोडाइवर्सिटी, इनको ध्यान में रखते हुए की कंसर्न्स क्या है। नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन अगर एक्सेसिव होगा तो वाटर पोल्यूशन होगा। फर्टिलाइज़र से जो हो रहा है आजकल, एक्सेसिव फर्टिलाइज़र्स में नाइट्रोजन होता है, वो जब हम लोग ज़मीनों में डालते हैं एग्रीकल्चर के लिए, कैसे फर्टिलाइज़ करने की ज़मीनें, तो पानी में जाता है बारिश से, तो लाइफ स्टॉक वेस्ट जो है वो भी लीच होता है पानी में, वाटर बॉडीज़ में। इससे क्या होता है, यूट्रिफिकेशन। अब यूट्रिफिकेशन क्या है, एक्सेसिव न्यूट्रिशन, तो नाइट्रोजन एक कारण है। इससे डेड जोन बन जाता है जब एक्सेसिव न्यूट्रिशन होता है वाटर बॉडीज़ में, तो वाटर बॉडीज़ क्या है सॉरी, तो क्या होता है कि एक्सेसिव न्यूट्रिशन की वजह से जो डिजोल्व ऑक्सीजन है ना वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो वाटर का डिजोल्व ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है, और फिर जो है बहुत सारी जब ऑर्गेनिजम्स को जो है ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वो मर जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो एयर पोल्यूशन भी है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं क्या, जो स्मग फॉर्मेशन होती है ना, स्मोक और फॉग मिलकर जो पैदा करती है। स्मग क्या होता है, स्मोक और फॉग जो है जब मिल के जो अर्थ पे है ना, और इससे क्या होता है, बहुत से हमारी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, रिस्पायरेटरी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है वो भी एयर पोल्यूशन की वजह से होती है ना। फिर ग्रीन हाउस गैस एमिशन, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो N2O है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो N2O है, वो एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस भी है जो कंट्रीब्यूट करती है क्लाइमेट चेंज में बहुत हद तक। अब नाइट्रोजन एक्सेसिव अगर नाइट्रोजन होगा और उसका प्रॉपर मैनेज नहीं होगा तो वाटर पोल्यूशन होता है जो फर्टिलाइजर्स, लाइफ स्टॉक से। एयर पोल्यूशन होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की फॉर्म में, जिससे स्मॉग बनती है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन, नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, और इससे नाइट्रोजन से एसिड रेन भी होती है। सोइल डिग्रेडेशन, बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ होगा नाइट्रोजन को, ये क्या करता है, सोइल की फर्टिलिटी कम कर देता है,
और प्रोडक्टिविटी भी कम होती है अगर लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में। बायोडाइवर्सिटी लो, देखो नाइट्रोजन के जो डेपोजिशंस हैं वो नेचुरल इकोसिस्टम को बदल देते हैं, कुछ फेवर करते हैं कुछ सर्टन स्पेसिफिक स्पीशीज को दूसरों से। अब इन कुछ स्पीशीज को वो फेवर करेगा एक्सेसिव नाइट्रोजन, कुछ को नहीं करेगा। तो इससे जो एक बायोडाइवर्सिटी थी, जो डिफरेंट स्पीशीज की डाइवर्सिटी थी लाइफ की, वो कम हो रही है ना, क्योंकि कुछ स्पीशीज को ये फेवर कर रहा है, कुछ को नहीं कर रहा। जिनको नहीं कर रहा वो मरेंगे, जिनको कर रहा है वो ज्यादा हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन का प्रॉपर मैनेजमेंट इज नेसेसरी। तो ये भी प्रोग्राम किसके अंदर आता है? यूएनईपी के अंदर आता है। फिर है यूएनईपी का रेजोल्यूशन कैसे सस्टेनेबल जो है, किस तरीके से हम नाइट्रोजन को जो है कर सकते हैं। तो रेजोल्यूशन पास हुआ 4th में यूएनईपी कॉन्फ्रेंस में 2019 में, कैसे नाइट्रोजन का जो है सस्टेनेबल मैनेजमेंट होगा। ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम लोग जो है हाफ करेंगे, आधा एटलीस्ट 50% जो है नाइट्रोजन वेस्ट जो है वो कम करेंगे 2030 तक। हम लोग अवेयरनेस फैलाएंगे, लोगों को बताएंगे, हाईलाइट करेंगे कि क्या डुअल इम्पैक्ट के दोनों चैलेंजेस, डुअल इम्पैक्ट नाइट्रोजन की यूज एफिशिएंसी का और उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का। प्रमोट कोलैबोरेशन, हम लोग पार्टनरशिप करेंगे गवर्नमेंट्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रीज के साथ, इसकी जो है इसकी वेस्टेज को कम करने के लिए। हम लोग क्या करेंगे? इंकरेज करेंगे अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजीज और बेस्ट प्रैक्टिस ने नाइट्रोजन को यूज करने के लिए ना, और बेहतर टेक्नोलॉजीज का और बेस्ट प्रैक्टिसेस का इन्वॉल्वमेंट। की आउटकम देखो, हमने क्रिएट की ग्लोबल नाइट्रोजन कैंपेन, जो किसके द्वारा लीड की गई थी अगर क्वेश्चन आए तो? यूएनईपी के द्वारा, जिसके द्वारा क्या लोगों को बताया जाएगा, एक्शन लिए जाएंगे कैसे हम नाइट्रोजन को जो है कम कर सकते हैं। फॉर्म किया गया, फॉर्मेशन हुआ इंटरनेशनल नाइट्रोजन मैनेजमेंट सिस्टम का। स्ट्रेंथनिंग नाइट्रोजन पॉलिसी, नेशनल लेवल पे भी और रीजनल लेवल पे भी हमें पॉलिसीज वैसी क्रिएट की, वैसी बनाई कि जिससे हम लोग कम करें। इंडिया में भी हुआ है, जैसे नीम कोटिंग और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं फर्टिलाइजर्स में। आप लोग जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। फिर यूएनईपी का एक है द चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड, जो स्टैब्लिश किया था 2005 में। देखो ये अवार्ड हर साल दिया जाता है, ये या तो इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाएगा जिन्होंने जो है डेमोन्स्ट्रेट क्या किया, जिन्होंने दिखाई है लीडरशिप इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में, इन जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको बचाने में एक्शंस के थ्रू, इनोवेशन के थ्रू, कोई नई टेक्नोलॉजी लाके, या कोई क्रिटिकल जो इन्वायरमेंट में चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चैलेंजेस किसी पर्टिकुलर एरिया में, कहीं एयर पोल्यूशन के, कहीं वाटर पोल्यूशन के, कहीं बायोडाइवर्सिटी लॉस के, इन चैलेंज को अगर उन्होंने क्या एड्रेस किया है, इनको कम करने की कोशिश की है, ठीक है, उनको दिया जाता है ये द चैंपियन ऑफ द अर्थ। अब पॉलिसी लीडरशिप, इंडिविजुअल या गवर्नमेंट्स को दैट हैव डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सेप्शनल लीडरशिप इन एनवायरमेंट पॉलिसीज, किसी इंडिविजुअल को या गवर्नमेंट को भी दिया जाता है। कोई गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी गवर्नमेंट इज डूइंग एक्सेप्शनल वर्क इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, तो गवर्नमेंट को दिया जाएगा। साइंस एंड फॉर थोज साइंस एंड इनोवेशन, ये कैटेगरीज है, उनको जिन्होंने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है एडवांसमेंट ग्लोबल साइंस में, इनोवेटिव, मतलब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज लाके, कुछ ऐसा कोई ऐसा इनोवेटिव, कोई अलग सा सोल्यूशन दिया है किसी पे इन्वायरमेंटल इशू पे, तो उनको दिया जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप और सस्टेनेबिलिटी, बिजनेसेस को भी दिया जाता है या ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने सस्टेनेबिलिटी क्या है शामिल की है अपने कोर ऑपरेशन में, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। ऐसे कोई इंडस्ट्रियल एरियाज वो बोलेंगे कि नहीं, हम आज से बात 30% जो है रेन्यूएबल एनर्जी से, क्लीन एनर्जी से अपना जो है पूरा जो है वो काम चलाएंगे। ऐसा मतलब मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ। इंस्पिरेशन फॉर इंडिविजुअल या ग्रुप जिसने इंस्पायर किया है, दूसरों को इंस्पायर किया है कि ग्रास रूट जड़ से, मतलब इन रूरल एरियाज, इन टाउन्स जो है ना, कि इन्वायरमेंटल चेंजेस के टुवर्ड वर्क करने के लिए। इंडिया को 2018 में मिला था किसके लिए? फॉर लीडरशिप इन प्रमोटिंग सोलर एनर्जी और एडवांसिंग ग्लोबल पुश फॉर रेन्यूएबल एनर्जी। तो लीडरशिप कैटेगरी में यहाँ गवर्नमेंट को मिला है, बीजेपी गवर्नमेंट हु हैज डन एक्सेप्शनल वर्क, क्या रेन्यूएबल एनर्जी प्रमोट करने में, सोलर एनर्जी के एडवांसमेंट करने में, ठीक है। देयर आर, देखो अगर हम कन्वेंशंस पढ़ने पे आए ना, देयर आर मल्टीपल कन्वेंशंस, ठीक है, बहुत सारी, और अगर हम सब की डिटेल वाइज करने जाएं तो बहुत टफ है। हम लोग कुछ चंद इंपॉर्टेंट जो है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कन्वेंशंस पढ़ेंगे, और सिर्फ इतना याद रखना, तुम लोगों को बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं याद रखना, ये क्या है और ये किससे रिलेटेड है, दैट्स इट। जैसे बहुत सारी मेजर जो इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस हैं, जिसने जो है इम्पोर्टेंट रोल ग्लोबली जो है प्ले किया है प्रमोट करने में, इन्वायरमेंट को, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को जो है टैकल करने में, एड्रेस करने में, ठीक है।
ये एग्रीमेंट्स जो हैं दो कंट्रीज़ के बीच में भी है, मेनी कंट्रीज़ के बीच में, जो क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन या बहुत सारी चीज़ों को जो है टैकल करने के लिए। सबसे पहली हम देखते हैं यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये अडॉप्ट हुई थी 1992 में। कहाँ? रियो आर्ट समिट जो ब्राज़ील में हुई थी, रियो डी जेनेरियो में। ऑब्जेक्टिव इसका था कि हमने प्रिवेंट करना है जो डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस है क्लाइमेट सिस्टम के साथ बाय स्टेबलाइजिंग ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। मतलब अगर आपको याद रखना हो कि यूएनएफसीसी किसके लिए है, कि ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन के खिलाफ है, कि कैसे ह्यूमन की वजह से जो एक्सेसिव एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैस हो रहा है उसको कैसे कम किया जाएगा। इससे रिलेटेड जो की प्रोटोकॉल एग्रीमेंट है वो क्योटो प्रोटोकॉल है 1997 का, जिसने लीगली बाइंडिंग एमिशन टारगेट दिए हैं डेवलप कंट्रीज़ के लिए। ये आपने पीछे क्योटो प्रोटोकॉल में पढ़ा है कि आपने इतना % कम एमिशन करना है, रिड्यूस करना है एमिशन इतने तक, अपने नेट जीरो कब अचीव करना, वो वाला। फिर पेरिस एग्रीमेंट, ये एक लैंडमार्क ग्लोबल एग्रीमेंट है यूएनएफसीसी के अंडर ही, जो क्या करता है, जो ये सीख करता है कि कैसे ग्लोबल टेम्परेचर को कम करना है, बिलो 2 डिग्री सेल्सियस रखना है और एफर्ट डालनी है कि वो 1.5 सेंटीमीटर से नीचे ही रहे। फिर पेरिस एग्रीमेंट में नेट जीरो जो मिशन है वो सेकेंड हाफ ऑफ 21st सेंचुरी में अचीव कर रहा है। यूएनएफसीसी एक प्राइमरी इंटरनेशनल ट्रीटी है क्लाइमेट चेंज पर, जो जिसमें नियरली सभी कंट्रीज जो है वो सिग्नेटरी हैं। ठीक है, ये यूएनएफसीसी है। इसके कुछ लैंडमार्क हमने एग्रीमेंट्स पढ़ लिए। दूसरी चीज है, दूसरा एक पढ़ते हैं, कन्वेंशंस पढ़ रहे हैं ना, तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये भी 1992 में अडॉप्ट हुई थी। इसका मतलब है कि हमने किस तरीके से ये जो डाइवर्स स्पीशीज हैं अक्रॉस दी वर्ल्ड, इनको हमने कैसे कंजर्व करना है, इंश्योर करना है कि जो यूज होगा बायोलॉजिकल रिसोर्सिस का, उसका प्रमोट फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ जेनेटिक। जितने भी जेनेटिक रिसोर्सिस होंगे उनसे जो बेनिफिट राइज होगा वो हमने सभी में इक्विटेबली शेयर करना है। इक्वालिटी नहीं, इक्विटेबल, बराबर का। ठीक है, की प्रोटोकॉल देखो, इसमें कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में जो है कार्टाजीना प्रोटोकॉल है। कार्टाजीना जो प्रोटोकॉल है कब का, बायोसेफ्टी पे 2000 का, जिसका फोकस है किस तरीके सेफ हैंडलिंग, ट्रांसफर और यूज ऑफ जो लिविंग मॉडिफाई, जो ऑर्गेनिजम्स को हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई किया ना, किस तरह से उनको एक सुरक्षा के साथ हैंडल करना और ट्रांसफर करना, इसी के अंदर जो कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो कार्टाजीना में आपने सिर्फ इतना याद रखना है, सेफ हैंडलिंग एंड ट्रांसफर ऑफ यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। दूसरा याद रखना है नियोगा प्रोटोकॉल, इसके अंदर एड्रेस किया गया क्या, सिर्फ इतना याद है, फेयर एंड एडिक्वेट इक्विटेबल शेयर ऑफ बेनिफिट जो राइज होते हैं कहाँ से, यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज का जो फेयर और इक्विटेबल शेयर, ये याद रखना है। मतलब ये चीजें याद रखने की, आपको सिर्फ इतना ही आएगा, इससे ज्यादा डिटेलिंग कोई नहीं पूछेगा। मेंस में भी आपने लिखेंगे क्वेश्चन कहीं तो ये एग्जांपल्स इतनी ही दे सकते हैं कि एक्सेस एड्रेस द फेयर एंड इक्विटेबल शेयर ऑफ बेनिफिट जो अराइज होंगे जेनेटिक रिसोर्सेज को यूज करके। सिग्निफिकेंट क्या है, सीबीटी जो है की इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है बायोडाइवर्सिटी पे, कंजर्वेशन पे, है ना, और एम ये करवाता है कि स्पीशीज लॉस और हैबिटेट डिग्रेडेशन ना हो, मतलब स्पीशीज खत्म ना हो, उनकी बायोडाइवर्सिटी वैसी रहे, और वो जहाँ रहते हैं वहाँ का हैबिटेट, वो फॉरेस्ट, वो ग्रासलैंड, वो डेजर्ट एरिया जो है डिग्रेडेशन फर्दर ना हो, ताकि उनका हैबिटेट लॉस ना हो। ठीक है, फिर एक और कन्वेंशन पढ़ते हैं, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। देखो ये 1971 में जो है क्या हुआ था, अडॉप्ट किया गया था रामसर कन्वेंशन। हमने वेटलैंड के चैप्टर में बड़ा डिटेल से पढ़ा है। इसका ऑब्जेक्टिव है कंजर्व करना है और देखो बचाना भी है जो बचा हुआ, और हिफाजत भी करनी है वेटलैंड्स की जिनकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, पर्टिकुलरली एज ए वाटरफाउल हैबिटेट। क्योंकि रामसर कन्वेंशन जो है वो डेजिग्नेटेड 24,000 वेटलैंड्स है एज ए प्रोटेक्टेड साइट पूरी दुनिया में। ठीक है, प्रमोट करते जो कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम्स का, जो वाटर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे माइग्रेटरी स्पीशीज़ वहाँ आते हैं डिफरेंट सीजन्स में, बहुत सारे एनिमल्स वहाँ पे लाइफ सपोर्ट करते हैं। तो जो वाटर फिल्ट्रेशन का, पोल्यूशन का, कार्बन सिंक का काम करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स जैसे बहुत सारे लेक्स है, बहुत सारे रिवर्स हैं। ठीक है, इस तरीके से रामसर कन्वेंशन है। फिर है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी हमने पढ़ा था IUCN वाले चैप्टर में, इन इंडेंजरिंग स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना, मतलब साइट दैट इज द वन। तो अडॉप्ट कब किया था, 1973 में।
ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो इंटरनेशनली जो ट्रेड होता है स्पेसिमेन का, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का या प्लांट्स का, वो वैसा ना हो कि जिससे क्या हो, उनके सर्वाइवल थ्रेटन हो जाए। मतलब एक सस्टेनेबल वे में उनका ट्रेड होना चाहिए। ये ना हो कि एक्सेसिव ट्रेड हो किसी स्पीशीज का, उसकी सर्वाइवल खतरे में आ जाए और वो जो है इंडेंजरिंग और थ्रेटन्ड और एक्सटिंक्ट हो जाए। ये रेगुलेट करता है क्या, साइट क्या है, रेगुलेट करता है जो जो ट्रेड होता है थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज का। और ये वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिससे वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन होता है। तो साइट का आप इतना याद रखना है, इंटरनेशनल ट्रेड्स को जो इंश्योर करता है, इंटरनेशनल ट्रेड जो है जो वाइल्ड लाइफ प्लांट और एनिमल का है, वो डज नॉट थ्रेटन, उनके सर्वाइवल को जो है खतरा ना हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ट्रैफिक। देखो द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, ट्रैफिक जिसको बोलते हैं, ये ग्लोबल नॉन गवर्नमेंटल, मतलब गवर्नमेंट्स ने नहीं साइन किया हुआ डिफरेंट कंट्रीज के ऑर्गेनाइजेशन, ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह का एनजीओ की तरह, जो वर्क करता है, मॉनिटर करता है और लड़ता भी है, कॉम्बैट करता है। किसके साथ? जो इलीगल ट्रेड होता है वाइल्ड लाइफ का और प्लांट्स का और जो वाइल्ड लाइफ जानवर्स हैं, जंगली जानवर, उनका इलीगल ट्रेडिंग के खिलाफ है। साइट जो है वो क्या कंट्रोल करता है कि ट्रेड जो डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में होते हैं उससे, ये जाए इलीगल ट्रेडिंग के खिलाफ है। ये 1976 में फाउंड किया गया था एक जॉइंट ऑपरेशन, जिस किसके द्वारा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा, WWF के द्वारा और IUCN के द्वारा। ठीक है, इंटरनेशनल जो यूनियन है फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ट्रैफिक का एम क्या है कि वो रिड्यूस करे, कम करेगा जो एक्सप्लॉइटेशन हो रही है किसके खिलाफ, वाइल्ड लाइफ थ्रू सस्टेनेबल ट्रेड प्रैक्टिसेस, और इन्फोर्स करेगा इंटरनेशनल रेगुलेशन, किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है इंडेंजरिंग स्पीशीज का जो है इलीगल ट्रेड ना हो, उनका पोचिंग ना हो, उनकी ट्रैफिकिंग ना हो। तो ये सिस्टम जो है मॉनिटर करता है। तो ये एक ट्रैफिक आ गया। नेक्स्ट देखते हैं कंजर्वेशन ऑन द माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। कैसे कंजर्व करना, ऑफन रेफर टू एज दी CMS कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, या बोन कन्वेंशन भी कहते हैं। ये भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका क्या मकसद है, जो माइग्रेटरी स्पीशीज, मतलब जो स्पीशीज नहीं एक जगह से, जैसे साइबेरियन क्रेन जो है इंडिया आ जाए, या कोई और बर्ड्स जो है डिफरेंट सीजन्स में जो है डिफरेंट एरियाज में जाती है क्या नहीं, जैसे विंटर्स में साइबेरिया से बहुत सारी इंडिया कोयलाडा पार्क राजस्थान में आती हैं, या और बहुत सारी जून आती हैं। तो इनको कैसे बचाया जाएगा? ठीक है, जो उनका हैबिटेट जैसे नेपाल से आ रहे हैं या चाइना से या मंगोलिया से जो बर्ड्स आ रहे हैं, वो जहाँ जाते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में पर्टिकुलर जगह पे, वो हैबिटेट को जाके रखना ताकि वो नेक्स्ट ईयर भी आए। तो ये कन्वेंशन है, ये 1979 में अडॉप्ट की गई, किस अंडर, यूपी के अंडर, और ये फोर्स में कब आई, 1983 फोर्स में आई। तो ये चीज़ याद है, जोन कन्वेंशन है या कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज है और वाइल्ड एनिमल्स, इसके हैबिटेट को, इन माइग्रेटरी स्पीशीज को ये प्रोटेक्ट किया जाता है। ये 1983 में किसके अंदर आई, UNEP के अंदर। अडॉप्ट कब हुई, 1979 में। इतनी सी चीज़ें याद रखनी है बस, ऑब्जेक्टिव, एम, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चीज़ें, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। UNEP के अंडर है, 1979 में अडॉप्ट हुई थी, फोर्स में 1983 में आई थी। मकसद क्या है इसका वो याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट मूव होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़, उनके क्रिटिकल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना है, क्योंकि डिफरेंट बॉर्डर्स में होता है, कभी मंगोलिया के बर्ड इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया के मंगोलिया में जा रहे हैं, चाइना के यूरोप में, यूरोप के रशिया में। तो ये प्रोटेक्शन दोनों कंट्रीज़ के बीच में वैसा होना भी चाहिए कि दोनों चीज कंट्री जो प्रमोट करे, इनकी स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने में मदद करे, सस्टेनेबल यूज़ इनका। ठीक है, तो ये सारी इसके एम है। अब है IUCN। देखो IUCN के बारे में हमने बड़ी डिटेल वाइज पढ़ा था, लेकिन दोबारा बता देता हूँ, ये वन ऑफ द लीडिंग जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके लिए डेडिकेटेड है, कैसे हमने नेचर को बचाना है, कंजर्व करना है। ये 1948 में बनी थी, फाउंडेड इन 1948। IUCN ने जो है वास्ट टुगेदर ब्रिंग वास्ट नेटवर्क, जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGOs हैं, साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, इनको एक साथ लाया। किसके लिए, कंजर्व करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को, प्रोटेक्ट करने के लिए इकोसिस्टम को, एड्रेस करने के लिए बहुत सारे जो इन्वायरमेंट चैलेंजेस हैं। अब IUCN जो है, IUCN की जो है रेड लिस्ट है ऑफ थ्रेटन स्पीशीज। ये जो है ना
एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है, बहुत ज़रूरी हथियार है। किसके लिए? टूल है डेवलपमेंट करने के लिए। क्या? जो IUCN की जो रेड लिस्ट है, जहाँ पे क्या है, पूरे वर्ल्ड के जो जानवर है ना वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए गए हैं। उनका स्टेटस, कि वाइल्ड में उनका स्टेटस क्या है, ठीक है। ये लिस्ट जो है ना, रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन रेंजिंग फ्रॉम लीस्ट कंसर्न से लेके जो है इंडेंजरिंग स्पीशीज एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज तक, ये एनिमल है वो क्या है, उसका क्या स्टेटस है, क्या वो लीस्ट कंसर्न है, क्या वो इंडेंजरिंग है, क्या वो क्या है। तो IUCN जो है ग्लोबल बेंचमार्क है जो असेस करता है किसी भी हेल्थ ऑफ ए स्पीशीज कि कैसी कंडीशन है इसकी स्पीशीज, क्या कितना है स्पीशीज, तो पूरी डिटेल वाइज पढ़ा है। थ्रेटनिंग क्या होता है, एक्सटिंक्ट क्या होता है, इंडेंजरिंग क्या होता है, सारा कुछ पढ़ा है। प्ले में जाओ, इन्वायरमेंट जो है प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ से क्लिक करो, आप देख सकते हो, ठीक है। सारी डिटेल वाइज हमने की, तो कंजर्वेशन कांग्रेस, देखो ये IUCN की सबसे बड़ी फैसला लेने वाली, ठीक है। ये हर 4 साल में होती है, ठीक है। और इट ब्रिंग्स टुगेदर गवर्नमेंट्स, NGOs और बाकी स्टेक होल्डर्स को, किसके लिए, कैसे हम लोग जो है साथ में लाएंगे, हम लोग आपस में नॉलेज शेयर करेंगे, हम डिसीजन लेंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज पे, कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे टैकल करेंगे। टाइगर अगर पॉपुलेशन, लायन की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, कैसे हम उनको ट्रांजिशन करें, हम उसकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाएं, हम उनके हैबिटेट इंक्रीज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए, ठीक है, प्लांट, वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या स्टॉकहोम कन्वेंशन है, परसिस्ट ऑर्गेनिक पोल्यूशन। परसिस्ट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो लॉन्ग टर्म तक जो है इन्वायरमेंट में रह जाते हैं। ये जो है एक ग्लोबल ट्रीटी है, पूरी दुनिया की ट्रीटी है, जिसको डिजाइन किया गया है प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या, इंसान की हेल्थ और इन्वायरमेंट के जो हार्मफुल इफेक्ट है, हार्मफुल इफेक्ट सर्टेन केमिकल्स की मेंशन जो 2001 में, कब, 2001 और 2004 में ये लीगली बाइंड है, रिड्यूस कम करने या पूरी तरीके से खत्म करने के लिए प्रोडक्शन, यूज या वो ऑर्गेनिक टॉक्सिक केमिकल्स जो लॉन्ग पीरियड तक इन्वायरमेंट में रहते हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक, अब वो इकट्ठे हो सकते हैं। हमने पढ़ा है बायो एक्यूमुलेशन, बायो रेमिडिएशन, बायो मैग्निफिकेशन, तो ये है जिससे जो है बड़ी खतरनाक जो है हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, और एनवायरमेंट भी बहुत सारा डैमेज हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या था कि ऐसी चीज़ों को हमने जो है परसिस्ट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, जिनको POPs को जो है या तो हमने कम करना है, पूरी रिस्क करना है। तो प्राइमरी गोल जो स्टॉक मेंशन था वो यही था कि किस तरीके से हम लोग इन्हें एलिमिनेट या खत्म करेंगे, या इनका एटमॉस्फेयर में ना होने दें। तो ये बहुत लंबे समय तक रहते हैं, ये हवा और पानी से एक दूसरी जगह ट्रैवल भी करते हैं, ये इश्यूज में लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंक्लूडिंग जो ह्यूमन बींग्स उस पर जा सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और इसका काम करना है ह्यूमन। POP के बड़े सीरियस हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कैंसर, रिप्रोडक्टिव, इम्यून डैमेज हो सकता है, हमारा डेवलपमेंट में जाता है, स्पेशली बच्चों में, ठीक है, कोई बॉडी पार्ट काम ही नहीं करेगा, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो स्टॉकहोम जो कन्वेंशन है उसका काम है कि इस रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है, जो चांस में है ह्यूमन हेल्थ पे भी और इन्वायरमेंट पे, ठीक है। ये स्टॉकहोम कन्वेंशन किसके लिए, आपको इतना याद रखना, परसिस्ट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। फिर नेक्स्ट चलते हैं बेसल। देखो बेसल कन्वेंशन जो है वो ऑन कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंडरी, मतलब वेस्ट है, जो डिस्पोजल है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, कानून है, जिसका ये मतलब है कि कैसे कम करना है जो खतरनाक वेस्ट है, हजार्डस मतलब जो डेंजरस है ह्यूमन हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, उस वेस्ट को जो है दो नेशंस के बीच में, बिटवीन द टू मूवमेंट को कम करना है। पर्टिकुलरली जो डेवलप कंट्रीज होती है ना, जैसे यूरोप है, वो क्या करेगी, वो अपने यहाँ का जितना भी हजार्डस कचरा है, जो डेंजरस कचरा, वो डेवलपिंग कंट्री में जाकर डंप करती है, ढेर ला देती है। तो ये अडॉप्ट हुआ 1989 को और इंटर हुआ फोर्स में 1990 को। अब बेसिक कन्वेंशन का जो प्राइमरी है वो एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना है, ऐसा कानून बनाने, ऐसा कुछ लुक क्रिएट करना है जिसे हम कंट्रोल कर सकें। और हम ना कि कंट्री के पास ऐसा, गरीब कंट्रीज कोई भी है उसको पैसा दे के बोलेगी ये मेरा डिस्पोज तुम संभालो, उसकी जगह हमें इंश्योर करना है कि इन्वायरमेंटली एक साउंड मैनेजमेंट कर सकते हैं। हम कैसे रोक सकते हैं जो इन्वायरमेंट की हेल्थ को, प्रॉब्लम्स जो हो सकती हैं इम्प्रॉपर वेस्टेज से। ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइज करना है जो जनरेशन है हजार्ड वेस्ट का। पहले जो वेस्ट जनरेट करना, कन्वेंशन सीक्स टू रिड्यूस वेस्ट एट सोर्स, जहां ये क्रिएट हो रहा है ना वहीं पे कम। हमने कुछ क्लीनर मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे। हमें इंडस्ट्रीज में ये इसका वेस्ट को जो इंडस्ट्री में पैदा हो रहा है ना वहीं कम करना होगा। रेगुलेट ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ बेसल कन्वेंशंस ने ना बहुत सारे रूल सेट किए,
कि कैसे इंटरनेशनल लेवल पे जो है ट्रांसपोर्ट जो हजार्डस वेस्ट का जो है वो कम करना है। ठीक है, एम किया गया इलीगल डंपिंग को, प्रिवेंट इलीगल डंपिंग। मतलब कभी कभी क्या करता है ना, चाइना आके हमारे कोस्ट एरियाज पे जो है इलीगली डंप करके चला जाए। ठीक है, जहाँ पे जो है इन्वायरमेंटल जो रेगुलेशन है वो बहुत कम है। डेवलप कंट्रीज में ज़्यादा है, यूरोप में इन्वायरमेंटल का ज़्यादा है, तो वहाँ डंप नहीं कर सकती कंपनियाँ, जो इंडस्ट्रीज है, तो वो ला के दूसरे किसी एक कंट्री में जो है डंप कर देंगे, तो वो गलत है। इनका जो है प्रमोट करना पड़ेगा हम सेफ डिस्पोजल और रिसाइकल, ये नहीं दूसरी कंट्री में जाके। ठीक है, इसमें प्रायर कंसेंट का एक याद रखना है कि जो प्रायर कंसेंट इन्फॉर्मेशन, जो प्रायर इन्फॉर्मेशन कंसेंट प्रोसीजर है, कि ये कॉर्नर स्टोन है बेसल कन्वेंशन। ये रिक्वायर करता है कि कंट्री जो जो रिसीव कर रही है उनको पहले से कंसेंट देना होगा कि वो कंट्री यहाँ आके डंप कर सकती है, परमिशन देनी होगी रिटर्न में। ये इंश्योर है जो कंट्री है वो पूरी तरीके से जान रहा है कि उसकी उसके एनवायरमेंटल रिस्क क्या है, सेफ डिस्पोजल। प्रायर कंसेंट जो है बेसल कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन से इतना याद रखना कि जो है ट्रांसबाउंडरी जो हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट के लिए है। ठीक है, ये हैजर्ड नोटिफिकेशन, इलीगल ट्रैफिक ऑफ हैजर्ड वेस्ट, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप लोग पढ़ लेना, काम आएगा। फिर है रोटरडैम कन्वेंशन। रोटरडैम कन्वेंशन भी जो है ऑन प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ये जो है वही जो ये वो हजार्डस वेस्ट के लिए था, ये सर्टन हजार्डस जो केमिकल और ये इंटरनेशनल में ट्रीटी है, ये डिज़ाइन की गई है ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो। ये अडॉप्ट कब हुई 1998 में, मैंने इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में समझाया क्या, ये अडॉप्ट कब हुई 2000। ठीक है, क्या मतलब कि किस तरीके से हम लोग जो है ह्यूमन हेल्थ को और इन्वायरमेंट को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पोटेंशियली जो कॉज किया जा सकता है किसके द्वारा हो सकता है, जो जो हैजार्डस जो खतरनाक केमिकल्स हैं कंट्रीज को जो है पहले से केमिकल जो इंपोर्टर कंट्रीज है उसके क्या हार्मफुल है। तो रोटरडैम कन्वेंशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो ग्लोबली जो हम लोग मैनेज करते हैं ना, उनको उनके लिए कि इसके हार्मफुल वेज है, अगर ऐसे नहीं हुआ ऐसा होगा, अगर इसके जो आप लोग इंपोर्ट करें हम मल्टीपल केमिकल्स, तो उसके बारे में उसके फ्लॉज एंड कॉन्स पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये ह्यूमन हेल्थ को ये कन्वेंशन जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट हेल्थ के लिए हम लोग को इन्फॉर्मेशन ले सके। ठीक है, तो प्रायर कंसर्न प्रोसीजर्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और सेफ मैनेजमेंट नेशनल ट्रेड है, चाहे वो ऐप से किस तरीके से इसका रिस्क कम किया जा सकता है। ठीक है, फिर एक है यूनाइटेड नेशन है जो कन्वेंशन है डेजर्टिफिकेशंस को कम्बैट करने के लिए। देखो ये सिर्फ इकलौती जो है लीगल है जो स्पेसिफिक जो खासकर कौन से इशू को, डेजर्टिफिकेशंस के इशू को, लैंड डिग्रेडेशन रॉट के लिए, लैंड के लिए एक सिंगल जो है लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ये अडॉप्ट की 1994 में, 1996 में ये फोर्स में इस का फोकस है इस तरीके से हम वे में क्या प्रमोट करेंगे, सस्टेनेबल वे में जो है हम लोग प्रमोट करेंगे, सस्टेनेबल वे में हम प्रमोट करेंगे लैंड का मैनेजमेंट प्रॉपर हो ताकि डेजर्टिफिकेशन से लड़ा जा सके। हमें जो है जब ड्रॉट्स होते हैं, जब होते हैं ना सूखा पड़ता है, तो उसका इम्पैक्ट लैंड पे कम हो, यानी सूखा पड़ने पे लैंड जो है रेगिस्तान हो गई, रेतली होगी, पूरा ड्राई लैंड बन गई है, पर्टिकुलरली जो ड्राई लैंड से जो ज़्यादातर वर्नरेबल इस प्रोसेस से। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन हो जाता है ना, तो 10 ईयर स्ट्रैटेजी के 10 ईयर स्ट्रैटेजी जो 2008 से 18 तक थी, यूएन की, यूएनसीसीडी की, यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, तो ये इंप्लीमेंट की गई थी इम्प्रूव करने के लिए जो है लिविंग कंडीशन उन लोगों की जो डेजर्टिफिकेशन से जो है जूझ रहे हैं, इम्प्रूव करने के लिए कंडीशन ज़मीन की और या मिट्टी की उस सूखे एरिए की मिटिगेट करना है, अफेक्ट जो है जो सूखे का इफेक्ट होता है जो पड़ता है उसको कैसे हम लोग जो है कैसे टैकल कर सकते हैं साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू। ठीक है, स्ट्रेंथन कैपेसिटी, तो ये सारी चीज़ें थी यूएनसीसीडी की। आप इतना याद रखना कि कॉम्बैट करने के लिए है डेजर्टिफिकेशन। कब हुआ था 10 ईयर स्ट्रेटेजी, 8 से 18 तक। अडॉप्ट कब हुई थी ये याद रखना, 1996 में।
94 में अडॉप्ट हुई थी और फोर्स में 1906 में, इतना याद रखना। फिर है वीना कन्वेंशन, देखो ये 1995 में थी, अजून लेयर जो होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अडॉप्ट 1985 में हुई थी, फोर्स में आई 1988 में। ये कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो प्रोवाइड करती है क्या, फ्रेमवर्क, किस तरीके से जो है अजून को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। देखो ये याद रखना, वीना कन्वेंशन जो है इट डज नॉट इंक्लूड लीगली बाइंडिंग कंट्रोल ऑन द प्रोडक्शन या यूज ऑफ, जिन चीज़ों से अजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, कम हो रहा है, उसी ओडीसीएस सब्सटेंस, उनको कंट्रोल करने या उनको प्रोडक्शन या यूज़ पे कोई लीगली बाइंडिंग कंट्रोल नहीं डालती है, ठीक है। ये सिर्फ प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव देती है कैसे इंटरनेशनल एक्शन लिया जाएगा, प्रमोट कैसे अजून लेयर को प्रोटेक्ट किया जाएगा, इंटरनेशनली कैसे लोग आपस में मिल के हम कर सकते हैं, अर्ली वार्निंग और मॉनिटरिंग सिस्टम लाया जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये भी सबस्टांस पे है, ये भी डिप्लीट अजून लेयर, तो ये भी बस इतना याद रखना, किस लिए डिप्लीटिंग अजून लेयर, ये एक लीगली बाइंडिंग है, याद रखना, वीना नहीं है लेकिन मॉन्ट्रियल है। ये 1807 में जो है अडॉप्ट की थी, 1989 में जो है फोर्स में आई। इसका ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो डिज़ाइन की गई है किस तरीके से फेज आउट करने हैं, क्या फेज आउट करने हैं, मतलब यूज़, नई प्रोडक्शन भी और उसका यूज़ भी, जो है जो चीज़ें जो है अजून लेयर को जो है ख़त्म कर रही हैं, डिप्लीट कर रही हैं, ओडीएस सब्सटेंस जो हैं उनका अब लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो जो इसको जो रेक्टिफाई करेगा वो अब दोबारा प्रोडक्शन नहीं करेगा, उसकी कंजम्पशन नहीं करेगा। ये वन ऑफ द मोस्ट जो है, सॉरी एक सेकेंड, तो वन ऑफ द, ये क्या है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल ट्रीटी है क्या, एड्रेस करने के लिए इन द हिस्ट्री, जिसका स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक फाउंडेशन है, ब्रॉड इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन है, लोग अलग अलग तरीके से इसमें जो है फेज आउट करना है हमने ओडीएस सब्सटेंस, प्राइमरी जो इफेक्ट है जिनका जो यूज़ ऑफ जो केमिकल्स हैं जो डैमेज कर रहे हैं अजून लेयर्स को, इंक्लूडिंग जैसे का जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, हेलेंस है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है या मैथीन क्लोरोफॉर्म्स, इस तरीके की, ठीक है, ताकि हम लोग जो है इन ओडीएस सब्सटेंस के एमिशन को कम करेंगे, ये अजून लेयर दोबारा से रिकवर करेगा और रिस्टोर करेगा अपने प्रोटेक्टिव फंक्शन। अजून जो है हमें अर्थ को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन से, है कि नहीं, तो ये सब्सटेंस जो है या उस अजून को पूरी तरीके से ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट, देखो ये जो है एक हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, डिफरेंट गवर्नमेंट्स के बीच में कैसे प्रमोट करना है, मैनेज करना है, कंजर्व करना है फॉरेस्ट को पूरी दुनिया में। ये प्लेटफॉर्म जो है पॉलिसी रिलेटेड डिसीजंस कैसे बातचीत करते हैं यूनाइटेड नेशन सिस्टम में, किस तरीके से हम एड्रेस कर सकते हैं ग्लोबल इश्यूज, फॉरेस्ट फायर्स, कटिंग ऑफ जंगल, डिफॉरेस्टेशन, बहुत सारे इश्यूज। ये 2002 में जो है एस्टेब्लिश की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क यूएसए में, क्योंकि यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक और सोशल अफेयर के अंडर काम करता है, ठीक है। तो ये है, एक है मिनामाटा, लास्ट है मिनामाटा कन्वेंशन। देखो ये मरकरी पे, मरकरी जो है ये ग्लोबल ट्रीटी है जिसका कि कैसे हम मरकरी के यूज़ को और उसके रिलीज़ को एटमॉस्फेयर से कम करना है, क्योंकि ये एक टॉक्सिक हैवी मेटल है जिसके जो है ह्यूमन हेल्थ पे और इन्वायरमेंट के बड़ी सिग्निफिकेंट है। ये मिनामाटा में 2000, इसका नाम क्यों है मिनामाटा, क्योंकि ये मिनामाटा जापान में जो है 2003 में जो है लोकेशन हिस्टोरिकली जहाँ एक डिवास्टेटिंग इफेक्ट हुआ था, मरकरी पॉइजनिंग हुई थी पानी में और लास्ट स्केल जो है ह्यूमन डिस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है। वहीं पे अडॉप्ट की गई थी 2017 में, ये फोर्स में आई। इसमें मोर देन 130 कंट्रीज है जिन्होंने रेक्टिफाई किया है, ठीक है। मिनामाटा कन्वेंशन का जो असली मकसद है कि ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, जो हार्मफुल इफेक्ट है मरकरी का, जो पानी में चला जाए तो हैवी मेटल से जो है बहुत सारी डिजीजेस हो सकती है जो वेरी हार्मफुल है ह्यूमन हेल्थ के लिए, ठीक है। इसका एमिशन रिड्यूसिंग द एमिशन एंड रिलीज फ्रॉम वेरियस, बहुत सारी सोर्सेज से ये रिलीज होता है ना, तो इसका सोर्स से रिलीज ख़त्म करना, मतलब जहाँ से ये रिलीज होती है वहीं से इसका जो है कम करनी है ये, ठीक है, रिड्यूस करना उसका एमिशन भी और रिलीज होना कहाँ से, सोर्सेज से, डिफरेंट वाटर बॉडीज में खासकर, ठीक है। तो मिनामाटा आप इतना याद रखना, कन्वेंशन किसके लिए है, मरकरी पोल्यूशन के लिए, ओके। कब फोर्स में आई, 2017 में। अडॉप्ट कब की गई थी, 2013 में। कहाँ पे, जापान में। नाम तो मिनामाटा दिया हुआ है, तो इतना। तो ये कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस थी जो मैं आपको इन्हें वन वीडियो में आपको बताना चाहता था, ठीक है। वन वीडियो में जो है आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इस तरह मैं बनाना चाहता था। ये मल्टीपल कन्वेंशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
अगर मैं आपको बताऊं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बाकी करो ना करो, ये करना ही करना है। एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन जो हर साल हर किसी एग्जाम में आते हैं, फ्रॉम एसएससी टू पीसीएस टू यूपीएससी, एवरीवेयर, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आपको याद रखना है किसी कन्वेंशन कब